चले बेटा, तो अब अपन ग्लाइकोलाइसिस की जो 10 स्टेप्स होती है उसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, प्लस उसके साथ साथ ये देखते हैं किन किन स्टेप में एटीपी यूटिलाइज होती है, कौन सी स्टेप होती है जिसमें एटीपी जनरेट होती है, NADH2 किस में जनरेट होगा, वाटर किस स्टेप में यूटिलाइज होगा, किस में एक तरीके से लिबरेट होगा, प्रोड्यूस होता है। सभी स्टेप्स को वन बाय वन जो है टोटल 10 स्टेप्स जो है उसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्लूकोज से हम सबसे पहले बनेगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहां पर ये ध्यान रखना कि व्हाट इज द मीन ऑफ 6। ठीक है, तो मेजॉरिटी वाइज स्टूडेंट जो होते हैं वो 6 को मतलब समझ लेते हैं 6 कार्बन ना। IUPAC के अकॉर्डिंग जो होता है 6 के लिए हमें हेक्सा वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो ये 6 का मतलब जो यहां पर रहेगा वो क्या है, फास्फोरस की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा फास्फोरस की लोकेशन को। तो ओवरऑल टोटल जो है यहां पर 6 कार्बन होंगे। ठीक है, ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, और उसके 6 नंबर कार्बन से क्या है, फास्फोरस अटैच है। ठीक है, तो यहां पर आपको 6 का मतलब पता होना बेहद कंपलसरी। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फर्स्ट स्टेप है ना। अभी हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फोकस नहीं कर रहे हैं, सब लास्ट में आपको रिवर्सिबल कौन सी स्टेप है, कौन सी इरिवर्सिबल ये भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के पास यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, जबकि हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ग्लूकोज के पास 1 फास्फोरस अटैच है। तो डेफिनेटली ये फास्फोरस कहां से आया है, विच इज कमिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, तो 1 फास्फोरस किसने, ग्लूकोज ने ले लिया, क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 6 का मतलब क्या होता है, तो 6 पोजीशन से 6 नंबर कार्बन से फास्फोरस अटैच है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन आफ्टर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज होगा एंड क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो रहेगा फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। ठीक है, क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब यहां देखेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पास नंबर ऑफ फास्फोरस जो है क्या है, 1 ही है, जो कि 6 नंबर कार्बन से अटैच है। जबकि हम फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट की बात करेंगे, यहां बाय का मतलब जो होता है 2 फास्फोरस है। ठीक है, तो अब फ्रक्टोज के पास कितने, टोटल 2 फास्फोरस है। स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 टोटल 6 कार्बन है। ठीक है, तो 6 नंबर कार्बन से ऑलरेडी फास्फोरस पहले से अटैच था, प्लस इस स्टेप में अगेन यहां पर 1 एटीपी का हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एंड जो है एटीपी से क्या बनेगा, एटीपी बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप में वापस से एटीपी यूटिलाइज होगी, और जो 1 फास्फोरस यहां पर एक तरीके से मिसिंग दिखाई दे रहा है, तो वो कहां गया है, कार्बन नंबर 1 से अटैच हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर 1 एटीपी यूटिलाइज हुआ है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, सिर्फ आइसोमराइजेशन हुआ है। देन आफ्टर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा, तो यहाँ पर अगेन एक एटीपी जो है यूटिलाइज हुई होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टेप में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, और इसी के साथ साथ जो है टोटल नंबर ऑफ फास्फोरस की बात करेंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है, अब यहाँ पर आगे जो होता है इक्वल नंबर ऑफ कार्बन के प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, या एक तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, 3PGAL, 3 फास्फोग्लिसराइड। क्योंकि सीधी सी बात है कि हम किसको एक तरीके से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज का। आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है, तो यहां पर क्या बनेगा, ग्लूकोज से एल्डिहाइड, तो क्या नाम रहेगा, 3PGL, 3 फास्फोग्लिसराइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसराइड। इसी तरीके से 1 मॉलिक्यूल ऑफ
DHAP, क्या बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और ये एल्डिहाइड एंड एसीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और एसीटोन जो होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो एल्डिहाइड डेफिनेटली जो होता है वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, एसीटोन में, एंड एसीटोन में भी पॉसिबिलिटी रहती है पूरी तरीके से कि वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, एल्डिहाइड में, है ना। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में जो होता है डिवाइड होता है 3PGL एंड DHAP। यहाँ पर अगेन जो 3 का मतलब जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन कतई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपको ये देखना है कि 3 का मतलब जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एंड फॉस्फोरस अटैच जो है वो किससे है, थर्ड कार्बन से, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये जो वर्ड है ये बहुत एक तरीके से आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट ना करते हुए फास्फोरस की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन कर देते हैं कि वो 6 कार्बन, ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है और यहाँ पर एक तरीके से वर्ड में भी 6 दिख रहा है। इसी तरीके से एल्डिहाइड के पास 3 कार्बन है और वहां पर आपको 3 लिखा होता है, ये कोइंसिडेंस है। बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जो थर्ड नंबर है वो फास्फोरस की लोकेशन को बता रहा है, किस पर, कार्बन पर, ठीक है। अब एल्डिहाइड और एसीटोन ये कहीं बहुत हद तक जो होते हैं एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि एल्डिहाइड भी डेफिनेटली जो है वो एसीटोन भी जो है वो क्या बन चुका है, एल्डिहाइड बन गया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो एल्डिहाइड होते हैं उसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, करेंगे 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब स्प्लिट होता है तो वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL हम ये मान करके चलते हैं, तो हमारे पास जो है 2 मॉलिक्यूल हो गए किसके, PGL के, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब यह हमने देखा है कि 3-फॉस्फोग्लिसराइड या एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ओवरऑल बन गए। तो अब पूरी प्रोसेस में जितनी भी स्टेप्स होगी वहां पर हमें हर एक स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ के अकॉर्डिंग ही हमें सारा जो है एक तरीके से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तब हम आगे देखते हैं किस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी। चलिए अब देखते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL, ठीक है, 2 molecule of ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL, यही वर्ड को हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है 1 मॉलिक्यूल तो एल्डिहाइड बना है, ऐसे एसीटोन को भी हमने एल्डिहाइड मान के चला है। अब यहां पर देखना है एनसीईआरटी ने थोड़ा सा एक स्टेप को स्किप कर दिया है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो पहले हम उस स्टेप को जिसको स्किप किया उसको समझते हैं, देन आफ्टर फिर हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को समझेंगे। आप देखेंगे स्टेप 1 एंड स्टेप 3 में जब हमने रिएक्टेंट का जो फॉस्फोराइलेशन किया था तो वहां पर फॉस्फोरस हमने लिया था किससे, एटीपी से। फर्स्ट स्टेप में भी फॉस्फोरस डोनेट करने का काम कौन कर रहा है, एटीपी कर रहा है। इसी तरीके से थर्ड स्टेप में भी फॉस्फोरस डोनेट करने का काम कौन कर रहा है, एटीपी कर रहा है। बट यहां पर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो यहां पर एक्चुअल में एल्डिहाइड से जो एटीपी एल्डिहाइड 3PGL से एक्चुअल में बन जाएगा, अब क्या बनेगा, 1,3-PGAL, ठीक है, 1,3-PGL। आप इसको पागल बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1,3-PGL है ना, क्या होगा, 1,3-PGL। अब यहां पर सीधी सी बात है, आपने देखा होगा नंबर ऑफ फास्फोरस 1 होगा, नंबर ऑफ फास्फोरस कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा या इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देख लीजिए, ठीक है। वन टू थ्री, और ये यहाँ पर हमने एक तरीके से फास्फोरस अटैच कर रखा है, ठीक है। तो 3PGL नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है। इसी तरीके से अब हम आगे बात करेंगे 1,3-PGL, 1 2 3। तो थर्ड नंबर से फास्फोरस ऑलरेडी अटैच था इसे, इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर कार्बन से भी फास्फोरस अटैच है, ठीक है, फर्स्ट नंबर कार्बन से भी फास्फोरस अटैच है। तो यहां पर एक्चुअल में ये जो फास्फोरस आता है नंबर 1 पर, ये फास्फोरस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द कहां से आएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, जो कि साइटोप्लाज्म, कहां से आएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कहां से आएगा ये, साइटोप्लाज्म,
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में जो फास्फोरस डोनेट करने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, एटीपी कर रहा है। देन जबकि हम बात करेंगे पर्टिकुलर स्टेप में, तो यहाँ पर एल्डिहाइड 3PGL से 1,3,5-PGL में जो फास्फोरस लगेगा वो कहां से आएगा, साइटोप्लाज्मिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा। ठीक है, 3PGL के 2 मॉलिक्यूल होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 1,3,5-PGL के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करने के लिए 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहाँ पर डेफिनेटली साइटोप्लाज्म के भी हमें 2 फॉस्फेट लगेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से एक तरीके से वीडियो को समझना, देखना, तो आपको 1 to 1 हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ा दूं और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या एक तरीके से क्वेश्चन ना बने। जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसके अलावा एक भी वर्ड ऊपर से नीचे नहीं आएगा। ये तक मान के चलना कि लैंग्वेज तक भी क्वेश्चन की वही रहेगी जो हमने बताया। तो इसलिए इसको 1 to 1 बहुत प्रॉपर तरीके से आप देखते रहिए। ठीक है, तो 1,3,5-PGL कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हम दोनों मॉलिक्यूल के पास क्या है, फास्फोरस, मतलब सीधी बात है कि इस मॉलिक्यूल के पास 2 फास्फोरस है और ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, क्या है, 1,3,5-PGL। अब 1,3,5-PGL से एक्चुअल में यहां बन जाएगा 1,3,5-PGL से जो बनेगा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो सिमिलर रहेगा, लेकिन यहां पर 1,3,5-PGL से बनेगा आप सीधा सा NAD प्लस से बन जाएगा NADH। ठीक है, 1,3,5-PGL क्या है, एल्डिहाइड से क्या बना, 1,3,5-PGA। क्या नाम होगा इसका, 1,3,5-PGA। क्या नाम होगा, 1,3,5-PGA। 1,3,5-PGA 1,3,5-फॉस्फोग्लिसरीडिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, 1,3,5-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, क्या बन जाएगा, एसिड। तो आपने देखा होगा एल्डिहाइड से एसिड तभी बनता है जब हम एल्डिहाइड का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। आपने देखा होगा जब हमने ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होती है। ऑक्सीजन है ना है किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का काम कौन करेगा, NAD+। तो यहाँ पर NAD+ जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, रिएक्टेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और खुद का एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, NADH2। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। एक तरीके से भिखारी की कंडीशन में होते हैं, मान करके चलना आप लोग। ठीक है, तो आपने देखा होगा 1,3,5-PGL से एल्डिहाइड से क्या बन गया, एसिड बना। तो एल्डिहाइड से एसिड तभी बनेगा जब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, NAD+। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं NAD+ इज ए, देखो क्या है, OH which act as a oxidizing agent। NAD+ act as a oxidizing agent। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहां पर किसका हो रहा है, तो जो एल्डिहाइड है इसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एल्डिहाइड जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत क्लियर कट होना चाहिए। 1,3,5-PGL एल्डिहाइड से एसिड तभी बनेगा जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल जो प्ले करता है वो कौन करता है, NAD+ है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु इज द एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ या फिर एक तरीके से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज होने का काम कौन कर रहा है, एल्डिहाइड। रिड्यूस कौन हो रहा है, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने देखा होगा कि NAD+ जो है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये स्टेप समझ आए। प्लस यहाँ पर क्या आता है, कुछ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी यहाँ पर एक तरीके से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा 1,3,5-PGL के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 3PGA के भी कितने मॉलिक्यूल, सॉरी 1,3,5-PGA एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है, तो एसिड के 2 मॉलिक्यूल। बता रहा है कि आपको कंटीन्यूअसली 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है 1 मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 NAD+। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो NADH2 या NAD+ लगेंगे वो 2 लगेंगे और NADH2 भी जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। NADH2 बोले या फिर एक तरीके से NAD+, ये ऑलमोस्ट जो होती एनर्जी इनसे सिमिलर ही मिलती है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा आप लोगों को एक तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल भी आपको कितने यूज करना पड़ेंगे,
टू मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जो कि आपको याद रखना है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा? Na+, जो कि एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, या फिर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्या बन गया 1,3-BiPGA। 1,3-BiPGA से अब आप देखते हैं आगे क्या बनेगा। 1,3-BiPGA से मेरे भाई लोग जहां बन जाएगा 3PGA। क्या बन जाएगा? 3PGA। 1,3-BiPGA से क्या बनेगा? 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फास्फोरस 2 है, 2 फास्फोरस देख रहे हैं आपने, और यहाँ पर जो फास्फोरस क्या है, सिंगल है, तो 1 फास्फोरस मिसिंग है। कहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, 1 फास्फोरस जो होगा उसको एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इस फास्फोरस को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनेगी? ATP, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो ATP बन रही है वो सीधे तौर पे बन रही है 1,3-BiPGA। 13 मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के पास कितने फास्फोरस है? 2 फास्फोरस है। यहाँ एक ही फास्फोरस दिख रहा है, 3 तो लोकेशन को दिखाई दे रहा है, 1 फास्फोरस मिसिंग है। ADP रेडी था, उसने ATP बना लिया, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि 1,3-BiPGA के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। हर मॉलिक्यूल एक फास्फोरस को लूज करेगा, तो डेफिनेटली 2 फास्फोरस लूज होगा, मतलब कि ADP भी कितनी यूटिलाइज होगी? 2। और कितनी ATP बनेगी? 2 ATP बनेगी, ठीक है। इसी का अनदर नेम जो होता है ATP का, वो SLP होता है। क्या होता है? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आपने देखा होगा फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP यूटिलाइज हुई है, जबकि इस स्टेप की बात करें तो यहाँ पर ATP जनरेट हो रही है, और ATP सीधे रिएक्टेंट से बन रही है, इसलिए बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ATP का फॉर्मेशन 2 टाइप से होता है। एक होता है वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यदि डायरेक्ट सबस्ट्रेट से हो जाए, रिएक्टेंट से यदि ATP बन जाता है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर जो है विदाउट एनी इंटरमीडिएट प्रोसेस, द एडिशनल प्रोसेस जो है ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल परफेक्शन के साथ याद रखना, एक भी वर्ड आपने यदि स्किप किया है ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं स्किप किया, पूरा प्रॉपर समझा है, और उसके साथ साथ यदि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कम से कम ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर 20, 25, 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी बुक आपको बेस्ट लगे उस बेस्ट से बेस्ट बुक का आप क्वेश्चन सोल्व करिए। नहीं बने तो मुझे डेफिनेटली बताना कि सर क्वेश्चन नहीं बना, बन गया तो अच्छी बात है, बन जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो क्या बनेगा? 3PGA के भी डेफिनेटली यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। 3PGA के भी मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। 3PGA से अब आगे अपन बात करेंगे, और रिएक्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3PGA से 2PGA। क्या बनेगा? 2PGA। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3PGA एंड 2PGA? ओनली लोकेशन ऑफ फास्फोरस। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? यहाँ पर थर्ड कार्बन से फास्फोरस अटैच है, और यहाँ पर देखेंगे तो अपन सेकंड कार्बन से फास्फोरस अटैच है। इसके अलावा इस प्रोसेस में आपको कहीं से कहीं तक किसी भी टाइप का जो है एक तरीके से डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तब हम आगे बात करते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, ग्लिसरेट। अब देखो यहाँ पर ग्लिसरेट भी कभी वर्ड यूज होता है, या ग्लिसरिक एसिड। तो ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। देखो ये COOH, तो ये क्या हो जाता है? एसिड, ठीक है। और COO नेगेटिव और H+, तो ये क्या हो जाएगा? A, ग्लिसरेट वगैरह। ये तो ये बहुत बार ये भी होता है कि कौन सा ग्लिसरेट है, ग्लिसरिक एसिड। तो यदि H को इंक्लूड करेंगे तो ग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, मतलब एसिड वर्ड यूज करेंगे, और यदि हम H को हटा देंगे तो नेगेटिव लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपने इस वर्ड को जो है फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। ये जो स्टेप है ना, ये वाली जो स्टेप, ये जस्ट अपोजिट है किसके? फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस में हम 1,3-BiPGA से बनाते हैं 1,3-BiPGA, और रेस्पिरेशन में क्योंकि सीधे सी बात है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस होती है, तो एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हो जाएगा। तो ये वाइस प्रोसेस चलता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा या ग्लिसरेट बनेगा, दोनों वर्ड सेम ही है, सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस रहता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा बताइए, है ना। तो यहां बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या बनेगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट।
फॉस्फेट पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल होंगे? डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट 2 मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि यह बताया था ना इस प्रोसेस से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के स्प्लिट होने के बाद 2 मॉलिक्यूल बने थे, डेफिनेटली DHAP 3PGL में कन्वर्ट हो गया था, तो अब यहाँ पर 3PGL के 2 मॉलिक्यूल है, तो टिल द एंड बेटा वो 2 ही चलता रहेगा, है ना। तो 2PGA से फॉस्फो इनोल पाइरुवेट के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। प्लस इस प्रोसेस में यहाँ पर जो है क्या आता है? वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेप में वाटर रिलीज होता है, तो डेफिनेटली पर्टिकुलर स्टेप में, और यहाँ पर वाटर जो होता है यूटिलाइज हो जाता है, तो वो एक तरीके से बैलेंस हो जाता है, जितने वाटर यूटिलाइज हो उतने वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जो आपका की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से ग्लाइकोलाइसिस का जो की प्रोडक्ट होता है वो बनेगा, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से ग्लाइकोलाइसिस का क्या होगा? की प्रोडक्ट बनेगा, जिसका नाम हो सकता है पाइरुविक, क्या नाम होगा? पाइरुविक एसिड, ठीक है। अब आप देखेंगे पाइरुविक एसिड में कहीं से कहीं तक किसी तरीके से हमने फास्फोरस को मेंशन नहीं किया है, जबकि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट की बात करें, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट की बात करें, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम फास्फोरस को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के पास फास्फोरस है, पाइरुविक एसिड के पास फास्फोरस नहीं है, मतलब इसका मतलब सीधी सी बात है कि 1 फास्फोरस मिसिंग है, कहीं नहीं गया वो फास्फोरस। अगेन यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? एटीपी बना लेगा, ठीक है। एटीपी या अनदर नेम क्या होगा इसका? एसएलपी। यदि डायरेक्ट बने एटीपी तो उसको बोलते हैं एसएलपी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल है? 2 है, तो पाइरुविक एसिड के भी डेफिनेटली यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, जो कि हमने एक तरीके से इंट्रोडक्शन में लिखा था। तो 1 मॉलिक्यूल 1 फास्फोरस को लूज करेगा, तो 2 मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के, तो 2 फास्फोरस लूज होंगे, तो डेफिनेटली एटीपी भी कितनी बनेगी? 2। तो आपने देखा होगा कि अब तक टोटल 4 एसएलपी जनरेट हुई है, 2 NADH2 बने हैं, और इसी तरीके से 2 ADP, वो भी पूरी बैलेंस शीट आपको बैलेंस शीट बना के बताई जाएगी कि एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस से कितनी एटीपी बनती है, 6 बनेगी, 8 बनेगी या 2 बनेगी, ठीक है। तो 1 to 1 बेटा आपको पूरी प्रोसेस के साथ अभी समझाने वाले, तो परेशान मत होना। ग्लाइकोलाइसिस पूरा इस ये पढ़ाने के बाद तो आपको किसी भी तरीके कोई वीडियो लेक्चर या फिर किसी तरीके की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, 2-4 बार इसको एक बार वीडियो को देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बन गया, ठीक है। क्या बना है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पूरी ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स को समझा है। अभी इसमें रिवर्सिबल कौन सी है, इरिवर्सिबल कौन सी है, प्लस किस स्टेप में कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होता है, वो अभी नहीं लिखा है, वो भी अभी बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा होगा। अब अपन देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। हमें टिल द एंड एक तरीके से करना ये है कि जो ग्लूकोज के जितने भी कार्बन है उन सब कार्बन को क्या करना है? सेपरेट करना है, ठीक है। ग्लूकोज के जितने भी कार्बन है मेरे भाई लोग, ग्लूकोज के उन सब कार्बन, जितने भी 6 कार्बन है, सब कार्बन को सेपरेट करना है, प्लस उसके साथ जो एक तरीके से हाइड्रोजन वगैरह अटैच है उनको भी एक तरीके से सेपरेट करना है। तो सारे कार्बन को हमें सेपरेट करना है, जितने उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है एक्चुअल में, इन हाइड्रोजन को भी हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन या एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उससे खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करेंगे, जो कि सेल अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज करती है, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट एम या टारगेट क्या है? ग्लूकोज के 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 ही कार्बन को सेपरेट करना है, ठीक है। प्लस जितने हाइड्रोजन है उन सब हाइड्रोजन को भी हमें क्या करना है? सेपरेट करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एम जो होता है वो हमारे को सिंगल स्टेप में हम क्या है? सभी कार्बन को सेपरेट नहीं करेंगे, सभी हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमने सिंगल स्टेप में ग्लूकोज को पूरी तरीके से एक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो खूब ज्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी, जनरेट होगी, जिसको हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, और एक तरीके से प्रोसेस वेस्ट हो जाएगी, है ना, वेस्टफुल हो जाएगी। इसलिए हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और उससे क्या होगा? एटीपी को उस एनर्जी का मेजर फ्रैक्शन या जितना भी पॉसिबल फ्रैक्शन हो उसको हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सिंगल स्टेप में कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का ब्रेक डाउन नहीं करते, ठीक है। तो चलिए कुछ स्टेप, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? एक पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, किसका? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का, स्पेशली बात करें तो ग्लूकोज का, ठीक है। तो हमें ग्लूकोज का कितना अब तक हम ऑक्सीडेशन कर पाए और कितना बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तब देखिए, ये तो एक जनरल बात थी जो कि हम बता दिए। अब देखते हैं ग्लूकोज जो होता है इसके पास टोटल कार्बन कितने होते हैं, देखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो कि आपको पता होगा। अब मैं आपको पायरुविक एसिड के बारे में बताता हूं कि पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है।
देखते हैं। तो पायरिक एसिड का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको इधर बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पायरिक एसिड का यहाँ पर स्पेस है अपने पास, यहाँ स्पेस नहीं है, तो PyRU पायरिक एसिड, ठीक है। पायरिक एसिड का जो एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। C3H4O3, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने से या 10 स्टेप करने से हमें कुछ बेनिफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। कितने कार्बन? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। अब यहाँ देख रहे हैं हम पायरिक एसिड का फॉर्मूला, तो C3H4O3। अब आपको पता होगा डेफिनेटली कि पायरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो डेफिनेटली इस टाइप के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे, C3H4O3। अब यदि हम उसका टोटल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल टोटल करेंगे तो C6 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन रिटेन है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 8 होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो वो कितने हैं? 6 है। तो आपने देखा होगा ग्लूकोज एंड पायरिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल का यदि टोटल सम करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो रिमेन सेम है, बट जहां पर हाइड्रोजन एटम जो है उसमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कितने हाइड्रोजन एटम मिसिंग है? 4 हाइड्रोजन मिसिंग है। कितना हाइड्रोजन एटम मिसिंग है पूरी प्रोसेस में? 4 हाइड्रोजन एटम मिसिंग है। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, वो 4 हाइड्रोजन जो है वो कहां गए? ये कहां पर? ये देख लीजिए यहां पर, ठीक है। एल्डिहाइड जो है, हर एक एल्डिहाइड ने 2 मॉलिक्यूल है, तो हर एक एल्डिहाइड ने 2 हाइड्रोजन को लूज किया है या एक तरीके से डोनेट किया है। उन 2 हाइड्रोजन को NAD+ ने एक्सेप्ट करा और क्या बन गया? NADH2। तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो 4 हाइड्रोजन है। तो जो मिसिंग हाइड्रोजन है वो यहाँ पर है, ठीक है। जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब किया था तो 4 हाइड्रोजन जो है उसमें से हमने सेपरेट किए थे, वो 4 हाइड्रोजन किसके पास गए? NADH2 के पास गए, और इस NADH2 से हम फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमने जब ग्लूकोज को एक तरीके से ऑक्सीडाइज किया है, ग्लाइकोलाइसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहां पर हमें पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिले, ठीक है। पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिले। अब मतलब यहां पर जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का एक लॉन्ग ग्रुप है। अब यहां पर जो एंड प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन के 2 ग्रुप है, मतलब एक तरीके से जो है पहले 6 कार्बन एक साथ जुड़े हुए थे, अब जो है 3 कार्बन जुड़े, तो एक तरीके से कुछ तो ब्रेकडाउन हुआ है। प्लस उसके साथ साथ आप देखोगे कि ग्लूकोज में टोटल हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन ऐड है, जबकि हम बात करेंगे यहाँ की पायरिक एसिड की तो टोटल 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन मिसिंग है, तो 4 हाइड्रोजन मिसिंग है, वो किसके पास गए? NADH2 के पास। तो हमारा अल्टीमेट एम जो है वो ये है कि सभी 6 कार्बन को सेपरेट करना है, प्लस सभी 12 हाइड्रोजन को सेपरेट करना है। अभी हम 3 कार्बन को एक तरीके से सेपरेट कर पाए, 2 ग्रुप बने, प्लस उसके साथ साथ जो है वो हमने 4 हाइड्रोजन को सेपरेट किया है। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ? हमें बेनिफिट हुआ है कि टोटल हमें अभी तक जो है 4 ATP का बेनिफिट हुआ है, मतलब एक तरीके से 4 ATP हमें लिबरेट होती हुई दिख रही है, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेप में 4 ATP में से यदि हम 2 ATP को एक तरीके से रिमूव कर दिया जाए प्लस माइनस, तो अभी तक देखेंगे सीधे तौर पर 2 ATP का बेनिफिट हुआ है, किसमें? ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन में, प्लस उसके साथ साथ जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, इतना बेनिफिट हुआ है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेप का नंबरिंग कर लेते हैं। ये स्टेप्स होती है, ये स्टेप नहीं है, ये स्टेप नंबर 1, ठीक है, 2, 3 एंड दिस स्टेप 4 नंबर, ठीक है। 5th नंबर, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे स्टेप्स जो है वो हमने आपको बता दिए। तो टोटल 10 स्टेप्स जो है बेटा, उसमें से एनसीईआरटी में जो है वो ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस वाली थोड़ी मिसिंग है। उन्होंने क्या करा है, 3 फास्फोग्लिसराइड से सीधा 1,3 बाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया। अब आप देखिए ना कि चमत्कार थोड़ा ना होगा कि यहाँ पर सिंगल फास्फोरस है और यहाँ 2 फास्फोरस है, तो एक्चुअल में एक बार फास्फोरस आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो नंबर ऑफ एटम का पूरा खेल रहता है ना, ये पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री है, तो यहां पर तो नंबर ऑफ एटम के खेल रहेगा ना। तो सीधी सी बात है कि पहले क्या होता है कि एल्डिहाइड से हाइड्रोजन अटैच होता है, वो बनता है 1,3 बाइफास्फोग्लिसराइड, देन आफ्टर उसका ऑक्सीडेशन होता है और बनता है 1,3 बाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये टोटल 10 स्टेप। अब इसको क्यों एक्चुअल में बुकों में मेंशन नहीं करते हैं या एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन एग्जाम इनके एंजाइम्स देख लेते हैं, क्या क्या एंजाइम्स है। तो
ए, ठीक है। H से हेक्सोकाइनेज क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेक्सोकाइनेज। I से आइसोमरेज, ठीक है, I से आइसोमरेज। P से, ठीक है, फॉस्फो, फ्रक्टोकाइनेज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड नंबर का, क्योंकि ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देन आफ्टर, ठीक है, यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे हम, एल्डोलेज, ठीक है। ये स्टेप ऐसी होती है जहां पर किसी भी टाइप के एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या होता है, किसी भी टाइप के एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉन एंजाइमेटिक होती है। किस टाइप की होती है, नॉन एंजाइमेटिक होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि मेजॉरिटी में बुकों में एनसीईआरटी में इस स्टेप को उन्होंने एक तरीके से मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डिहाइड्रोजनेज। कौन सा एंजाइम लगेगा, डिहाइड्रोजनेज। प्लस यहां पर जो है ना एटीपी बन रहा है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। थोड़ी सी स्पेस कम है तो आप थोड़ा सा सुन लेना प्रॉपर तरीके से। क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज। पर्टिकुलर स्टेप में यहाँ पर कोई एंजाइम यूज नहीं होते। अब ये एंजाइम मत मान लेना, नॉन एंजाइमेटिक, मतलब कोई एंजाइम नहीं है तो तुम बोल दोगे नॉन एंजाइमेटिक, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं बड़े कलाकार होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने है ना लगा सकते हैं। बोले सर आपने तो नॉन एंजाइमेटिक लिखा था, आप बोल दिया कोई एंजाइम यूज नहीं होता, तो इसका मतलब यही होता है कोई एंजाइम नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, और फिर आ जाएगा अपने मैप, MAP, ठीक है। मैप मतलब की म्यूटेज, ठीक है। इनोलेज, सॉरी, एंड पायरुविक एसिड काइनेज, ठीक है। क्या है, पायरुविक एसिड काइनेज। इस तरीके से आपने देखा होगा कि टोटल जो है पूरे प्रोसेस में 9 एंजाइम लग रहे हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि कौन सी स्टेप रिवर्सिबल और कौन सी इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं मेरे भाई लोग, फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप डेफिनेटली किस टाइप की होगी, रिवर्सिबल होगी, ठीक है। क्या है, रिवर्सिबल होगी। इसके बाद थर्ड इरिवर्सिबल होती है, फोर्थ स्टेप जो होती है अगेन रिवर्सिबल होगी, फिफ्थ भी डेफिनेटली क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। 6 की भी हम बात करें रिवर्सिबल, 7 भी रिवर्सिबल, 8 भी रिवर्सिबल, 9 भी अगेन रिवर्सिबल, और 10 जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। तो आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप होती है, किस तरीके से पूरी स्टेप होती है। हमने हमारी तरफ से बेस्ट तरीके से आपको बेटा 1 बाय 1 जो है हर एक स्टेप को समझाने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। प्लांट फिजियोलॉजी जब से मतलब कम से कम जब से मैं पढ़ाने लगा हूं तब से हर साल प्लांट फिजियोलॉजी को 4 से 5 बार मुझे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट को प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आती। मतलब मुझे अब तक जो समझ में आया कि लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50,000, ठीक है, वापस सुनिए, लगभग 50,000 के आसपास बच्चे होंगे जिनको प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आती होगी। मतलब कि वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन सही कर पाते हैं, बाकी नहीं आते। मेजर वाइज तो दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप फुल कॉन्फिडेंट रहे एग्जाम के लिए और आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो ये ग्लाइकोलाइसिस आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, है ना। अब हम आगे बात करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब कि एक तरीके से ग्लाइकोलाइसिस से एक्चुअल में कितनी एटीपी का बेनिफिट है, गेन है, या प्रोड्यूस कितनी होती है, कितनी यूटिलाइज होती है, हर तरीके की स्टेप्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो बैलेंस शीट करेगा। ओके, थैंक यू सो मच।